ठीक है, अब नया टॉपिक दे दीजिए, नया टॉपिक दे दीजिए, रोटर ईएमएफ, रोटर ईएमएफ एंड रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशंस, रोटर ईएमएफ एंड रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशंस। ठीक है, तो रोटर ईएमएफ और रिएक्टेंस को हम लोग रनिंग कंडीशंस में देखेंगे कि रनिंग कंडीशंस में क्या फर्क पड़ता है स्टैंड स्टिल के मुकाबले। ठीक है, स्टैंड स्टिल में जो वैल्यूज मिलती है हमें रोटर ईएमएफ का और रिएक्टेंस का, तो जब रोटर रन करने लगे, जब इंडक्शन मशीन रन करने लगे, तब क्या फर्क पड़ता है इनमें, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे वहां पे। तो होता क्या है कि हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लासेस में कि जाहिर है रोटर कंडक्टर्स के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, रोटर कंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E2, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमें पता है कि रोटर कंडक्टर्स के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रोटर कंडक्टर्स या रोटर। ठीक है, यानी हम लोग यूं कहें तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना ns माइनस nr, ये रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, और हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज की वजह से ही एज पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस होता है। यानी रोटर कंडक्टर के अंदर, रोटर कंडक्टर्स के अंदर जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसका रीजन अल्टीमेटली ये रिलेटिव वेलोसिटी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसी रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करके हम लोग स्लिप बनाते हैं, यानी हम लोग जानते हैं कि हमारा स्लिप जो है वो क्या है, तो इसी रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी या यूं कहें रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रोटर, और इसको हम लोग सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा स्लिप बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख चुके हैं। अब जाहिर है ये जो है दो एक्सट्रीम कंडीशन अगर लेके चले हम लोग, दो एक्सट्रीम कंडीशन हम लोग लेके चले, कौन सा एक्सट्रीम कंडीशन, तो पहला स्टैंड स्टिल पे, तो स्टैंड स्टिल पे अगर हम लोग लेके चलते हैं तो स्टैंड स्टिल पे यानी रोटर जब रुका हुआ है, जाहिर है तब रोटर की स्पीड 0 है, nr 0 है। nr जब 0 होगा तब क्या होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रोटर क्या होगा वहां पे, जब nr is equal to 0 है तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी मिल रही है इसकी वैल्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जब nr is equal to 0 है तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रोटर क्या होगा, क्या कह सकते हैं उसके बारे में, हम लोग कह सकते हैं ना कि मैक्सिमम होगा जब nr 0 होगा। ठीक है, यस ns होगा, किसी का जवाब आ रहा है चैट में ns होगा, यस यस एकदम ns होगा, लेकिन मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा इसका। ठीक है, तो जब nr is equal to 0 रहे यानी स्टार्टिंग कंडीशन में, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम है, जाहिर है स्लिप भी मैक्सिमम है, क्योंकि इस केस में हमें स्लिप की वैल्यू 1 मिलेगी जो क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, स्लिप की वैल्यू इस केस में हमें 1 मिलेगी जो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं, अब एक जनरलाइज्ड हम लिख दें, ठीक है, ER क्या है, रोटर कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, जो कि जनरलाइज्ड कांसेप्ट हम लोग लिख रहे हैं, ये तो सिर्फ स्टैंड स्टिल के लिए था, इसको जनरलाइज्ड हम लोग लिख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस समय स्टार्टिंग कंडीशन में यानी इस वक्त इसकी वैल्यू हमें E2 मिल रही है, E2 मिल रही है जो कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। अब दूसरा एक्सट्रीम केस ले लो, दूसरा एक्सट्रीम केस हम लोग जानते हैं कि रोटर का स्पीड कभी भी सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर नहीं होगा, यानी रोटर का स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होगा, लेकिन इन केस अगर बराबर हो जाता, ठीक है, यानी दूसरा एक्सट्रीम केस अगर हम लोग ले लें, जब हमारे ns की वैल्यू या जब हमारे nr की वैल्यू ns के बराबर हो जाए, जब हमारे nr की वैल्यू ns के बराबर हो जाए, दूसरा एक्सट्रीम कंडीशन हमने ले लिया, इस केस में क्या मिलेगा आपको,
तो इस केस में ये रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रोटर कंडक्टर्स कितना हो गया, मिनिमम हो गया। जब ये बराबर हो जाएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, यानी ये जीरो हो जाएगा। उस केस में आपको स्लिप भी मिनिमम मिल रहा है, स्लिप भी जीरो मिल रहा है, एस की वैल्यू भी उस केस में जीरो मिल रही है। और आपको ये भी पता चल रहा है कि जैसे ही रोटर कंडक्टर और सिंक्रोनस स्पीड बराबर हो जाएगा तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा ही नहीं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा, यानी ईआर की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, यानी स्लिप भी जीरो, ये भी जीरो, और पहले वाले केस में स्लिप मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, यानी स्लिप से रिलेशन हम निकाल सकते हैं हमारे इंड्यूस्ड वोल्टेज इन रोटर कंडक्टर्स का। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमें पता चलता है कि इसको अगर जनरलाइज करें, इस इक्वेशन को जनरलाइज करें तो हम लोग लिख सकते हैं ER इज इक्वल टू S टाइम E2। हम लोग लिख सकते हैं ER इज इक्वल टू S टाइम E2। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, ER इज इक्वल टू S टाइम E2। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से आपको रिलेशन मिल गया। हमने देखा कि जब मैक्सिमम, यानी हमने देखा पहला कंडीशन, दो एक्सट्रीम कंडीशन हम लोग लेके चल रहे थे। पहला कंडीशन जब रोटर स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी रोटर जब स्टैंड स्टिल पे है, उस केस में हमने देखा कि हमें स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, यानी 1 मिलती है। उस केस में हमने देखा कि जो रीजन है जिसके वजह से रोटर कंडक्टर्स के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो रीजन क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रोटर, तो ये भी मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, जाहिर है ये मैक्सिमम होगा तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी स्टार्टिंग की कंडीशन में स्लिप मैक्सिमम, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में, यानी अगर इन केस ऐसा पॉसिबल होता कि एनआर एनएस के बराबर हो जाता, उस केस में हमें स्लिप की वैल्यू मिनिमम यानी जीरो मिलती है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो हो जाता है क्योंकि दोनों की स्पीड की मैचिंग हो जाती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन्वॉल्व नहीं है। तो उस केस में हमने देखा कि रोटर कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या हो जाता है, तो रोटर कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है। यानी स्लिप के रिलेशन को यूज करके हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमें मिल जाता है ER इज इक्वल टू SE2, यानी रोटर कंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, रोटर कंडक्टर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू किसी भी स्पीड पे हमें किसके टर्म में मिल गई, तो हमें रोटर कंडक्टर की वैल्यू, रोटर कंडक्टर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू एट स्टैंड स्टिल के टर्म में हमें मिल गई, और ये प्रोडक्ट स्लिप इनटू रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल, इन दोनों के टर्म में हमें मिल गई रोटर कंडक्टर की इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू एट एनी स्पीड ऑफ रोटर। ठीक है, जिस भी स्पीड पे होगा एनी स्पीड पे हम लोग इससे निकाल सकते हैं। यानी अल्टीमेटली दो चीजें हमने देखा कि जब रोटर रोटेट करने लगता है तो फ्रीक्वेंसी जो है उसमें चेंज आ जाता है, और इस फ्रीक्वेंसी को सप्लाई फ्रीक्वेंसी से या स्टैंड स्टिल की फ्रीक्वेंसी से हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, बल्कि F2 भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, अभी हमने देखा कि रोटर कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू किसी भी स्पीड पे उसको हम लोग स्लिप के टर्म में निकाल सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं किसके, तो स्लिप के टर्म में रोटर कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो हमें स्टैंड स्टिल पे मिल रहा है, जो मैक्सिमम होता है, उसके टर्म में हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिल रहा है, इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B। ठीक है, और यहाँ पता है हमें कि फ्रीक्वेंसी से, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी से रिलेशन हमारे रिएक्टेंस का होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कोई भी रिएक्टेंस होगा वो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो 2 पाई FL के बराबर होगा। यानी हम लोग जानते हैं कि हमारा रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ इस रिलेशन से हम लोग ये भी डिराइव करके निकाल सकते हैं कि हमारा रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस किसका है, तो आपके रोटर सर्किट का रिएक्टेंस है। तो रोटर सर्किट का रिएक्टेंस किसी भी स्पीड पे अपने स्टैंड स्टिल के रिएक्टेंस से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो स्लिप के टर्म में रिलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन का फायदा उठा के हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको मिला, इसी का यूज करेंगे हम लोग रनिंग टॉर्क निकालने के लिए, यानी टॉर्क एट रोटर अंडर रनिंग कंडीशंस निकालने के लिए इन तीनों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए, थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में, थोड़ा सा लिख लीजिए।
इसमें लिख लीजिए as we know that when rotor is stationary, as we know that when rotor is stationary, IE, that is the short form IE के बाद कॉमा देके IE when S is equal to 1, IE when S is equal to 1, the frequency of rotor EMF या रोटर इंड्यूस्ड EMF कर दो, the frequency of rotor induced EMF is same as the supply frequency at the starter ठीक है। अगले पॉइंट में लिख लीजिए, इंप्लाइज का साइन देके अगले पॉइंट में लिख लीजिए the value of induced EMF in the rotor conductors is also maximum at standstill कॉमा देके लिखिए because we know that the relative velocity between the resultant magnetic field at the stator and the rotor is maximum ठीक है। फुल स्टॉप दे दीजिए और एक चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में, स्टैंड स्टिल के टाइम में जो रोटर के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, सबको पता है, पहले हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग टाइम में रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी? एट द टाइम ऑफ स्टैंड स्टिल, जब रोटर रोटेट नहीं कर रहा है तो रोटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग F2 से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये किसके बराबर होगा स्टार्टिंग कंडीशन में, यानी एट अ स्टैंड स्टिल में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को यूज करके हम लोग दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन नंबर ए ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली सप्लाई फ्रीक्वेंसी, या स्टैंड स्टिल के टाइम में रोटर कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रीक्वेंसी जो है वो भी लिख सकते हैं, जाहिर है दोनों बराबर है, यानी इसी इक्वेशन नंबर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमेशा ध्यान में रखना दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये रिलेशन आपको पता है, ठीक है, तो वो दोनों लिख लीजिए वहां पे।